ज़माने की सितम ज़रीफ़ी कहिए या फिर अपनों की बेरुखी, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और मादनी वसाइल के हवाले से अमीर तरीन सूबा बलोचिस्तान हमेशा नज़रअंदाज हुआ है। इसकी वजह कल गवादर के दौरे पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इलेक्शन बताई है कि जिसकी तवज्जो इलेक्शन पर है वो बलोचिस्तान के बजाय फैसलाबाद पर तवज्जो देगा, जहाँ पर के बलोचिस्तान से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। गवादर के दौरे पर वज़ीर आज़म ने वहाँ पर गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए और नॉर्थ फ्री जोन और 4 मुख्तलिफ सनती यूनिटों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बड़ी अहम बात यह भी की कि वो बलूचिस्तान में मुज़ाहिमत करने वालों से बात करने की भी सोच रहे हैं। एक तरफ सनती और माशी तौर पर बलूचिस्तान मरकज़ बनने जा रहा है, दूसरी तरफ नाराज़ बलोचों को भी राज़ी करने की बात की जा रही है। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जनाब लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। सर, बड़ा अहम दौरा और अहम स्टेटमेंट्स भी और अहम एक्टिविटीज़ भी। तो पहले तो हम ज़रा ये जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और वहाँ पर जो ये जोन्स का इफ्तिताह और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या क्या मंसूबे हैं, क्या इनका टाइमलाइन है, क्या ये फ़ायदा देंगे बलूचिस्तान को, फिर हम उस नाराज़ बलोचों वाले क्या ये सारे सीपेक के हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं? सीपेक के तो हमारे 5 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें गवादर वोकेशनल इंस्टीट्यूट है और एक हॉस्पिटल है 100 बेडेड और उसके अलावा ईस्ट बे एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट, ये मंसूबे हैं। बाकी तो माशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब जो है मंसूबे हमें कुछ नहीं दिया। 19 अरब डॉलर्स के जो उन्होंने मेटलाइज किया एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, उसमें सिर्फ 1320 केवी का अब पावर प्लांट एक उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया और वो भी ज़ाहिर नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ट्रांसमिशन तो लाइन तो है नहीं, ग्वादर तक अभी तक ट्रांसमिशन लाइन पहुँचा नहीं, लेकिन अब उस पर काम शुरू हो गया। तकरीबन कोई 5 अरब डॉलर्स के जो है दीगर प्रोजेक्ट्स है, जिसमें लाहौर में जो है ऑरेंज लाइन उनका प्रोजेक्ट आया और सकर मुल्तान मोटरवे वगैरह वगैरह, इनमें भी बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। तो अब क्या हुआ? तो अब जो है बलूचिस्तान को मिलना शुरू हुआ। अब वो चूंकि प्रोजेक्ट्स तो हमारे हाथ से गए, अब उसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। अब ये कि फेडरल PSDP से जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं अब उसको फंड किया जा रहा है, जिसमें 601 अरब रुपए जो है बलूचिस्तान के जो 9 एक्सट्रीम डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए एक पैकेज है। और इसके अलावा अभी जो है कल 1.6 बिलियन डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इंटरप्राइजेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, टिशू प्लांट है, एनिमल वैक्सीनेशन का एक प्लांट है, उसमें लुब्रिकेंट का प्लांट है, ग्वादर एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ज़ाहिर है इससे इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, उससे ज़ाहिर इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होंगे, बिज़नेस भी आगे बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स के मौके भी मिलेंगे। और इसके अलावा सीपेक के तहत जो है जो रोड कनेक्टिविटी है उस हवाले से काफ़ी रोड्स बन रहे हैं और नए डैम्स, जिसमें गिशकोर डैम है, शिंजिक डैम है, ग्वादर को पानी की फराहमी और मुल्का इजला को। तो चूंकि ग्वादर में पानी ही नहीं था, एक तो यह कि मास्टर प्लान तकरीबन 17 साल पानी के साथ होने के बावजूद पानी का मसला, पानी कहाँ से है? डिसैनिटेशन प्लांट यहाँ नहीं लगा। अरबों डॉलर्स के जो है स्कीमात हमारे साबिक गवर्नमेंट में उनकी प्रायोरिटी ग्वादर नहीं थी। हालांकि कहा तो जाता है कि ग्वादर जीवल ऑफ द सीपैक है। जी बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि ग्वादर इज द हार्ट ऑफ सीपैक एंड सीपैक इज द आर्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिल्कुल, ग्वादर के बगैर सीपैक का तस्वर नहीं, और सीपैक के बगैर BRI का जो है ना जो उसके कॉरिडोर्स हैं उसकी वो अहमियत नहीं रहती। तो ग्वादर को जो है नज़रअंदाज किया गया। तकरीबन 24-25 अरब डॉलर्स के स्कीमात में हार्डली बलूचिस्तान को 200 से 300 मिलियन डॉलर। यानी वो खान साहब का बयान सही है कि फैसलाबाद की तरफ तवज्जो, इलेक्शन जिसका मद्देनजर होता है वो फैसलाबाद की तरफ तो तवज्जो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्शन नहीं था। यहाँ पर आपने ग्वादर को डेवलप करना है। ग्वादर के लोग जब डिप्राइव रहेंगे, पानी उनको नहीं मिलेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, प्लान है, तसव्वुर है, तरक्की है, खुशहाली है, ये उनके लिए जो है मजीद डेप्रिवेशन का बायस बनेगा, क्योंकि वो इसमें हिस्सेदार नहीं होंगे। आप उसको हिस्सेदार बनाएंगे, वो खुश रहेंगे, तो फिर उस तरक्की को वो कबूल भी करेंगे, उसका हिस्सा भी बनेंगे और उसको फिर वो प्रमोट भी करेंगे, ओन करेंगे वो फिर। तो ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा हिस्टोरिकल उन्होंने स्पीच किया और उन्होंने इन्हीं डेप्रिवेशन का जिक्र भी किया, उसको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एंड वी होप कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो बलूचिस्तान को तरक्की की शारा पे ज़रूर गामजन करेगा। और उन्होंने ये भी फरमाया कि वो बहुत कुछ और भी बलूचिस्तान को देना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और आपको बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे आपने फैसलाबाद को स्पेशल प्रायोरिटी दिया या सेंट्रल पंजाब को आपने सीपेक के प्रोजेक्ट्स में स्पेशल प्रायोरिटीज़ दिए, अभी आपको तमाम फोकस बलूचिस्तान पे। उसमें एक्चुअली वजह वही है कि उधर कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं। अब आप लोग
इसका मुतालबा क्यों नहीं करते? मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और चली गईं और मसला तो वो बरकरार रहा। खान साहब से अगर करेंगे तो अगर वो सीरियस हैं बलूचिस्तान को अपलिफ्ट करने में, तो इस पर ज़रूर तवज्जो होगी कि किसी न किसी तरह बलूचिस्तान में भी मज़ीद नशिस्तें बढ़ाई जाएँ कौमी असम्बली की, ताकि लोगों का स्टेक बने। वही बात जाम कमाल साहब, जब हम आपके साथ गवादर गए थे तो जाम कमाल साहब ने भी हमें ये बात बताई थी कि यहाँ पर नशिस्तें ही नहीं है। एक बंदा जो तुर्बत से जीतता है उसका गवादर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए ये बात दुरुस्त है। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक मॉडल तुम्हारे सामने आया कि KPK में जो प्रोपोर्शन है उससे बढ़कर एक उन्होंने नशिस्त का इजाफा किया। बिल्कुल। और फेडरेशंस में होता ही है कि एडजस्ट आप करना होता है, चूँकि नेशनल असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो आबादी की बुनियाद पर पूरे मुल्क में यकसा हैं, लेकिन फेडरेशंस में आप स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। सपोज सदर के इंतखाबात में पंजाब असम्बली का 6.5 वोट्स बलूचिस्तान के इक्वल हो जाते हैं एक वोट के। तो यहाँ पे आप डिस्पैरिटी को ख़त्म करके एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। इसी तरह सेनेट के इंतखाबात में आलमोस्ट इक्वल आपने नशिस्तें अलाट की हैं। तो उसका दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो फिर सेनेट के इंतखाबात जो है ना वो जनरल इंतखाबात की तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिस को बनाएं और इख्तियारात जो है बहुत ज़्यादा आप सेनेट को दे दें ताकि फिर कैंडिडेट्स जो है इस तरफ मुतवज्जो हों, या फिर ये है कि बलूचिस्तान का आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आबादी से बढ़कर स्पेशल अरेंजमेंट के तौर पे आप बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं उसको दुगना कर दें और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। रिजर्व सीट जब आप ला सकते हैं खवातीन का, मिनॉरिटी का, तो अब कह रहे एक प्रपोजल सामने आ रहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए भी नशिस्तें अलाट की जाएँ। बहुत सारे ममालिक दुनिया की 28 फेडरेशंस में आप देखें उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। असल में अहम जो है लोग हैं, आपके पब्लिक हैं, आपने उनका दिल जीतना है, उनको जो है आपने ये बावर कराना है कि हम सब एक हैं। और उसके लिए बिल्कुल आपके शो के तवज्जुह से बहुत ज़्यादा ना सही जो मौजूदा नशिस्तें हैं उनको एज ए स्पेशल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप कर सकते हैं। और इस पे बाकी लोग राज़ी होंगे? अगर फॉर एग्जांपल देखें बलूचिस्तान वाले तो खैर राज़ी होंगे, उनकी तरफ से तो डिमांड होगी। अगर खान साहब अगर राज़ी होते हैं, PTI राज़ी होते हैं, तो बाकी पार्टीज जो हैं उनकी भी तो इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर चाहिए होना चाहिए। देखिए KPK में जब फाटा मर्ज हो रहा था उस पर बड़े रिजर्वेशन थे, काफ़ी लोगों ने इख्तिलाफात किए, लेकिन बाद में उस पर एक कमेटी बनी, टीम उन्होंने वर्कआउट किया और उसको मर्ज किया। अब रिजर्वेशन तो जरूर होंगे, लेकिन इससे बड़ा रिजर्वेशन क्या है कि डेप्रिवेशन। आप देखें कि आपको डेप्रिवेशन को एड्रेस करना है या रिजर्वेशन को। बिल्कुल। अगर डेप्रिवेशन को एड्रेस करना है, और कल के स्पीचेस में आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने, जो मुकर्ररीन थे उन्होंने वर्ड डेप्रिवेशन पे बड़ा फोकस रखा, कासिम सलीम बाजवा साहब ने। सो इट मीन्स कि ये सब फील करते हैं कि बलूचिस्तान में सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस वो पूरे मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो पसमानदा तरीन ज़िला है, गरीब तरीन ज़िला, वो है आवारान, वो भी बलूचिस्तान में है। तो आपको अब जो है एज ए स्पेशल पैकेज, एक प्रिंसिपल माइंडसेट बलूचिस्तान के हवाले से, इश्यूज एड्रेस करने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का सोच वो नज़र आ रहा है। उनका विल भी है, उनका दिल भी है, उनका इंटेंशन भी है, उनका डायरेक्शन भी है। अब उसको मेटेरियलाइज करना है। सर, ये जो नाराज़ बलोचों वाला मामला है जिसे वज़ीर आज़म साहब ने उठाया और उस पर बहुत सारी बात भी हो रही है, ये नाराज़ बलोच कौन है और इनसे बातचीत करने का मैकेनिज़्म क्या होगा? देखिए, नाराज़ बलोच जो है बलोच हैं, और जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा है कि उस डेप्रिवेशन को जो है एक्सप्लॉइटेशन में कन्वर्ट किया गया पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनकी तरफ से। अगर डेप्रिवेशन नहीं होता तो उसको एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता, लिहाजा इसीलिए डेप्रिवेशन को एड्रेस करना है। और उस एड्रेसल में उन्होंने ये कहा कि वो जो नाराज़ बलोच हैं उनको इंगेज करने का, डायलॉग डिस्कशन शुरू करने का वो सोच रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो सोच है वो तो मस्बत है, क्योंकि मुसालहत, मुफाहमत, मुज़ाकरात, डिस्कशन, डायलॉग, ये जो हैं जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं, और ये पूरी दुनिया में यकसां तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो उनका सोच है उसका तो हम खैर मकदम करते हैं, बड़ा पॉजिटिव है। अब इसको वो कैसे स्ट्रेटजाइज करते हैं, पॉलिसी इसके तहत वो कैसे बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स को कैसे जो टास्क है वो तफवीज़ करते हैं, और फिर इंगेज कैसे हुआ जा सकता है। तो इस लेवल तक जो सोच है वो मस्बत है,
اور دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، اسٹیک ہولڈرز مل کے اس تمام فریم ورک کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اور کہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے ناراض بلوچ ہیں جو کہ ہماری دشمن قوتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں. اب جو اعلی کار بن جائے، کیا اس سے بھی نیگوسیشن ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے؟ پہلے مرحلے میں میرے خیال جن سے بات چیت ہو سکتی ہے وہاں سے شروع کیا جانا چاہیے. پھر کچھ ایسے لوگ جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے ان کو آپ سیپریٹ کریں. کچھ ایسے لوگ شاید جو آپ سے بات کرنے پہ آمادہ نہ ہو فرسٹ فیز میں، اس کو سیپریٹ کریں. تو میرے خیال 3 مختلف اس کے کمپوننٹ ہوں گے، لیکن جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں. پھر دریچے دروازے کھلتے ہیں، ونڈوز روشن دان کھلتے ہیں، روشنی آتی ہے، تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور صورتحال جو ہے، اور یہ ہسٹری بھی بلوچستان کی بتاتی ہے کہ 48 میں جو ایک انسرجنسی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی جب ڈائلاگ ہوئے اس کے بعد ہی اس مسئلے کا نکلا تھا. اسی طرح 62 میں جو انسرجنسی ہے وہ بھی ڈائلاگ اور ڈسکشن پہ آ کے اس کا اختتام ہوا تھا. لاجیکل اینڈ اس کا وہی ہوا. تو 73 میں جو بہت بڑا آپریشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو ہے جو بلوچ لیڈرز ہیں اس وقت جو ناراض بلوچ تھے وہ بیٹھے، انہوں نے ڈسکشن کیا، ڈائلاگ کیا اور حیدرآباد ٹرائبونل اس کو توڑ کے جتنے بلوچ اکابرین لیڈرز تھے ان کو رہا کیا گیا اور وہ معاملہ حل ہوا. تو ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو ڈسکشن ڈائلاگ ہے یہ ایک بہترین کنفلکٹ ریزولوشن کا ایک ٹول اور انسٹرومنٹ ہے. اور شاید اسی پرسپیکٹیو میں پرائم منسٹر صاحب نے کل اس طرف اشارہ کیا اور اپنے سوچ کا اظہار کیا. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سوچ جو ہے وہ کب تک اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں اور اس پہ کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن بلوچستان گورنمنٹ مجموعی طور پہ یقیناً وی ویلکم دس. بالکل ٹھیک ہے. شاہنی صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب تک ہائی لائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی وہ خبروں کی زینت نہیں بنتی. جب خبروں کی زینت نہیں بنتی تو نہ عوام کو پتہ چلتا ہے نہ اسٹیک ہولڈرز کو پتہ چلتا ہے. اب خان صاحب یا کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا ایسے علاقوں کے دورے کرے گا تو نیوز بنے گی، نیوز میں آئے گی تو عوام کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ماضی میں اور اس حکومت میں ذرا کمپیئر کر کے بتائیں کتنی مرتبہ وزیر اعظم خان آئے ہیں بلوچستان، اور ماضی کے کتنے ایسے تھے جن کو آپ کہیں گے کہ ان کا دھیان تھا بلوچستان میں، وزیر اعظم اگر ہوں تو؟ ماضی میں بلوچستان پہ کسی کا دھیان نہیں رہا. بلوچستان کو اپنے لیے پہچان کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. میاں صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ پاس میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں. اس ٹیگ کو، اس پہچان کو کیش کرنے کی کوشش کی گئی، عملاً ہمیں نظر نہیں آیا. ایز میں پولیٹیکل ورکر بات کر رہا ہوں اور آنیسٹ بات کر رہا ہوں. تو اب آپ کو عملاً نظر آ رہا ہے؟ خان صاحب کے دورے تو زیادہ رہے ہیں بلوچستان. خان صاحب، عثمان بزدار صاحب، ان کا آمد و رفت آپ دیکھ لیں. مطلب بزدار صاحب جتنے ایز اے چیف منسٹر پنجاب جتنے اس نے وزٹ کیے ہیں، پاسٹ کے 2-3 اشروں کے تمام چیف منسٹر پنجاب کو آپ ملا دیں ان کے دورے، اس کے 2-2.5 سال کے برابر نہیں ہیں. بزدار صاحب کے؟ یس آف کورس، بزدار صاحب کا بڑا آمد و رفت ہے بلوچستان. اور اسی طرح پرائم منسٹر صاحب وہ تو میرے خیال ایوریج جو ہے ہر 1-2 مہینے بعد جو ہے بلوچستان کا وزٹ کرتے ہیں اور کچھ لے کر آتے ہیں. خالی آتے نہیں آتے، کچھ لے کر آتے ہیں. حالانکہ کووڈ کے بعد جو ایک فائنینشیل کرنچ کی جو صورتحال ہے، اگر یہ نہ ہوتا اور خصوصاً 9/11 کے بعد جو گورنمنٹس آئے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں، معیشت بہت بہتر تھی، آپ پاکستان کافی امیر تھا، پیسے بہت تھے، ایسی صورتحال ہوتی تو اور بھی بہتر ہوتا. میں نے کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ بات شاید ان ریزنیبل ہو کہ یار سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ میاں صاحب کے دور کے بجائے اگر اس دور میں شروع ہوتے تو بلوچستان کو اس کا بہت سارا اب جو ہے سی پیک پورٹ فولیو میں مل چکا اگر آپ شروع ہوتے، اگر اس دور میں شروع ہوتا. دیکھیں 24-25 ارب ڈالرز میں ہمیں $200-300 ملین ٹوٹل ملے. اگر خان صاحب کا دور ہوتا تو ایسا تو نہیں ہوتا. بلینز آف ڈالرز اب میں ڈسکس کر رہا ہوتا بالکل کہ اس میں ہمیں انرجی کے یہ پروجیکٹ ملے. آج جو ہے یعنی 13-14 میں سی پیک انیشیٹیو لیا جاتا ہے، 6-7 سال بعد آج گوادر کو پینے کی پانی کی فراہمی کی بات کی جا رہی ہے. بالکل ایک بنیادی ضرورت جس کے بغیر انسان یا حیوان کی زندگی کا تصور نہیں. تو 7-8 سال اس کا مطلب ہے ڈیلے ہو گئے نا، ضائع ہو گئے. اگر یہ پہلے ہی شروع ہو جاتا، آج ہم پانی سے آگے کی بات کرتے، انرجی سے آگے کی بات کرتے اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے، اور شاید یہ بات ہم نہ کرتے. گوادر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ دے رہا ہے درست ڈیولپمنٹ، اب وہ چیز شروع ہو گئی ہے تو یہ شروع تو ہو گئی ہے. اور دیکھیں سیاست میں ہمیشہ آپ کو آپٹیمسٹک رہنا ہوگا، کھلا دل ہونا چاہیے. پاسٹ کے جو تجربات ہیں بیٹر اس سے سیکھنا بھی چاہیے، اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے. لیکن پاسٹ میں جہاں جہاں آپ کی اختلفی ہوئی ہے
उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। स्पेशल प्रायोरिटी के तौर पे उन जख्मों पे स्पेशल मरहम रखना चाहिए, ताकि लोगों के साथ, दीगर लोगों के साथ आप यकसा और बराबरी, यकसू यगानगत के साथ आगे बढ़ सकें और एहसास महरूमी का खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे लियाकत साहब, आपका वक्त दिया आपने।